Good morning, students. So today we'll start our next chapter, that is work, energy and power. तो इसमें पहली टर्म आती है वर्क. वर्क क्या? काम. जैसे हम अपनी डेली लाइफ में सुनते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं मतलब काम कर रहे हैं, ठीक है, चल रहे हैं तो भी काम हो रहा है, ठीक है, या जैसे लिख रहे हैं तो इसका मतलब जैसे बोलते हैं क्या काम कर रहे हो, तो हम ये बताते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं. तो ये हम डेली लाइफ में सुनते हैं कि काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, ठीक है. तो ऐसे तो ये उसको बोलते हैं वर्क. तो फिजिक्स के अंदर या साइंस के अंदर वर्क हम उसको कहते हैं कि जब हम फोर्स लगाए किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, और वो फोर्स के कारण डिस्प्लेसमेंट हो, उस फोर्स के कारण डिस्प्लेसमेंट हो, और डिस्प्लेसमेंट कौन साइड हो, जो फोर्स की डायरेक्शन उसी साइड, तो हम कहेंगे वर्क इज डन. अदरवाइज कोई वर्क नहीं हुआ, ठीक है. जैसे एग्जाम्पल जैसे ये है, ठीक है, इसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे हो ऊपर की तरफ, इसके ऊपर, क्योंकि जैसे ये आ रहा था, ऐसे आ रहा था और ये 10 न्यूटन से आ रहा था, तो यहाँ पे 10 न्यूटन फोर्स लगा तो हमने 10 इसके ऊपर लगा दिया. तो हम इसके ऊपर काम तो कर रहे हैं. काम हम क्या कर रहे हैं? देखो, सिर पे अगर हमने कोई भी बोझ उठा रखा है तो इसका मतलब काम तो कर रहे हैं, लेकिन चल नहीं रहे, चल नहीं रहे, इसका मतलब कोई काम नहीं कर रहे हम, ठीक है. तो इसका मतलब ये हो गया कि हम फोर्स, जैसे इसके ऊपर हमने फोर्स लगाया लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो ही नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि अगर इसका फोर्स ऊपर तरफ लगाते हो, डिस्प्लेसमेंट ऊपर साइड कर रहे, तो हम कहते हैं वर्क हैज टू बी डन. अब काम हुआ है, अदरवाइज काम नहीं होगा, ठीक है. जैसे दीवार है, ठीक है, दीवार को धक्का मार रहे हैं हम, तो हम काम तो कर रहे हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू साइंस देयर इज नो वर्क डन. क्यों? क्योंकि हमने जो फोर्स लगाया उस फोर्स के कारण डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, और डिस्प्लेसमेंट भी कौन साइड? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो हम कहेंगे वर्क हैज टू बी डन. अदरवाइज साइंस की जो है लैंग्वेज, उसमें वर्क डन नहीं होगा, ठीक है. तो ये इसमें ध्यान रखना है कि वर्क डन कब होगा साइंस में, ठीक है. तो वर्क डन होगा साइंस में कब? कि जब हम फोर्स लगाए और उस फोर्स के कारण डिस्प्लेसमेंट हो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देन वी कैन से दैट वर्क हैज टू बी डन. तो इसमें लिखेंगे व्हेन ए फोर्स is applied and there is a displacement in the direction of force, then we can say that work has to be done. वर्क हैज टू बी डन, ठीक है. तो इसमें एक तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होना चाहिए और फोर्स लगना चाहिए. जैसे एक साइकिल खड़ी है, हमने क्या किया, साइकिल फोर्स लगा दिया, तो हमने साइकिल पे फोर्स लगाया, उस फोर्स के कारण वो साइकिल जिस साइड फोर्स लगा उस साइड मूव कर लेंगे, इसका मतलब हमने काम किया है, ठीक है. तो ये हो गया वर्क की डेफिनेशन. तो वर्क क्या होता है? जब हम फोर्स लगाए और फोर्स के कारण डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, और डिस्प्लेसमेंट भी इन द लाइन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो हमें कहेंगे वर्क हैज टू बी डन. अब फॉर्मूला वर्क का, तो वर्क को हम करते डिनोट W से, तो इट इज डिनोटेड बाय W, ठीक है. और जैसे इसके देखो एग्जांपल कि जैसे मान लो हमने सिर पे बोझ उठा रखा है, तो फोर्स किस साइड लग रहा है उसमें. अब देखो वर्क के साथ, हाँ, एक चीज उससे पहले कि वर्क डन जब भी होता है तो उसके साथ ये आएगा वर्क डन बाय विच एजेंट. तो वर्क डन बाय जैसे फोर्स, तो यहाँ पे वर्क डन कौन कर रहा है? फोर्स ही कर रहा है, क्योंकि फोर्स अप्लाई करेंगे और फोर्स एजेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट. देखो एक बार एग्जाम्पल कि ये ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ रखा है, ठीक है, और हम इसको लेके आगे की तरफ ऐसे चल रहे, तो हम ये कहेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो गया? वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज 0. कैसे? क्योंकि देखो वर्क डन किस साइड, इसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स वो कौन साइड काम कर रहा है? नीचे. और डिस्प्लेसमेंट कौन साइड हो रहा है? इस साइड. तो इस साइड हो रहा है डिस्प्लेसमेंट. देखो एग्जांपल कि ये सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर ये एक ऑब्जेक्ट रखा है, और ये ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने फोर्स लगाया इस साइड फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाइड, और कुछ देर बाद ये पार्टिकल यहाँ पहुंच गया, ठीक है, यहाँ पहुंच गया, ये पार्टिकल है यहाँ पहुंच गए, तो इसने इतना डिस्प्लेसमेंट किया,
क्योंकि आगे का हिस्सा है इसका ये यहाँ था पहले, अब यहाँ पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट इसने इस साइड किया, तो फोर्स लगाया हमने कौन साइड, इस साइड, और इसका डिस्प्लेसमेंट कौन साइड हुआ, इसी साइड, तो हम क्या कहेंगे, वर्क हैज टू बी डन। तो यहाँ कहेंगे वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स, वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स, मतलब अप्लाइड फोर्स के कारण वर्क डन हुआ है। दूसरा, इसके ऊपर एक फोर्स इस साइड भी काम कर रहा है, उस फोर्स का नाम क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि अर्थ उसको कौन साइड खींच रही है, नीचे खींच रही है, तो वो कौन सा फोर्स हो गया, ग्रेविटेशन। तो हम यहाँ कहेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स कितना हो गया, 0। क्यों, क्योंकि यह ग्रेविटेशन फोर्स तो कौन साइड काम कर रहा है, नीचे, और डिस्प्लेसमेंट इसका कौन साइड हुआ, आगे की तरफ। तो एंगल, अब हमारी डेफिनेशन क्या है कि डिस्प्लेसमेंट कौन साइड होना चाहिए, डायरेक्शन ऑफ फोर्स की साइड। तो फोर्स की जो है डायरेक्शन वो तो इस साइड, और डिस्प्लेसमेंट है इस साइड, तो इसलिए वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स नहीं हुआ इसमें, ठीक है। यहाँ अप्लाइड फोर्स के कारण, तो इसलिए वर्क डन के आगे कुछ ना कुछ लगा होगा, ठीक है। जैसे यहाँ अप्लाइड फोर्स हम करते, तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे वर्क डन अप्लाइड फोर्स के कारण तो हुआ है। क्यों, क्योंकि फोर्स अप्लाइड कौन साइड है, इस साइड, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कौन साइड हुआ, उसी साइड, ठीक है। हमारी जो डेफिनेशन थी उसको फुलफिल कर इसकी कंडीशन कि फोर्स भी उस साइड लगा और डिस्प्लेसमेंट उस साइड हुआ, तो इसका मतलब वर्क हैज टू बी डन। अब देखो ये ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है इस साइड, तो ये तो एक्शन है और ये सरफेस के ऊपर रखा है, तो सरफेस इसके ऊपर क्या लगाएगा, ये रिएक्शन का फोर्स, ठीक है। पीछे हमने ये पढ़ा था कि ये जैसे ऐसे वो आ रहा है नीचे 10 न्यूटन से, तो ये सरफेस के साथ हाथ के साथ टच हो गया, तो हाथ ने इसके ऊपर की तरफ फोर्स लगा दिया, उतना ही, ठीक है। तभी तो ये क्या है, एट रेस्ट है, मतलब फोर्स क्या होगी, बैलेंस। तो यहाँ पे वर्क डन बाय रिएक्शन फोर्स, इसमें हम क्या कहेंगे, हो रहा है नहीं हो रहा, तो नहीं हो रहा। क्यों, क्योंकि रिएक्शन का फोर्स कौन साइड लग रहा है, इस साइड, और डिस्प्लेसमेंट इस साइड, तो रिएक्शन के फोर्स की साइड डिस्प्लेसमेंट अगर होता तो हम कहते हैं वर्क डन बाय रिएक्शन फोर्स हुआ है, अदरवाइज वर्क डन बाय रिएक्शन। तो देखो इसमें ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट, और इसके ऊपर 3 फोर्स काम कर रहे हैं, एक तो ग्रेविटेशन फोर्स, और उसके अगेंस्ट कौन काम कर रहा है, रिएक्शन फोर्स, और एक हम अप्लाई इसके ऊपर कर रहे हैं फोर्स। तो 3 फोर्स है, तो तीनों फोर्स में से रिएक्शन के कारण वर्क डन 0। क्यों, क्योंकि रिएक्शन फोर्स ऊपर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट कौन साइड हो रहा है, इस साइड, तो हमारी जो डेफिनेशन है वो उसकी कंडीशन पूरी नहीं हुई। ऐसे ही वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स नीचे है और डिस्प्लेसमेंट कौन साइड है, आगे की तरफ, तो कंडीशन पूरी नहीं, इसका मतलब इनके कारण कोई वर्क डन नहीं हुआ। लेकिन हाँ, अप्लाइड फोर्स लग रहा है इस साइड, और उसी साइड क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट, तो इसका मतलब अप्लाइड फोर्स के कारण वर्क डन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमें इसमें ध्यान रखना है कि वर्क डन कब हम मानेंगे, कि जब फोर्स लगाए और फोर्स के कारण डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, और डिस्प्लेसमेंट कौन साइड होना चाहिए, फोर्स की डायरेक्शन में, तो हम कहेंगे वर्क हैज टू बी डन, ठीक है। तो इसको हम करते हैं WCD नोट। अब हमने यहाँ वर्क की डेफिनेशन पढ़ ली, अब इसका फॉर्मूला पढ़ते हैं कि फॉर्मूला क्या है। तो वर्क डन किसके ऊपर डिपेंड करता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पे। तो वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है FS cos थीटा, ये फॉर्मूला इसका, वर्क डन इज इक्वल टू FS cos। तो यहाँ पे थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो कैसे, अब यहाँ पे एक नई टर्म आई है, F का मतलब तो फोर्स है, हम समझते क्या होता है फोर्स, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, जैसे मान लो ये बता दिया एग्जांपल कि ये एक ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे, इस पे फोर्स लगा है ऐसे, ठीक है, और उस फोर्स के कारण डिस्प्लेसमेंट हुआ इस साइड, तो इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा, ठीक है। तो यहाँ वर्क कितना होगा, F की वैल्यू जैसे 10 न्यूटन है पुट कर देंगे, और डिस्प्लेसमेंट हुआ 10 मीटर, तो ये पुट कर देंगे, थीटा की फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बीच में एंगल कितना है। तो अब यहाँ पे जैसे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि फोर्स लग रहा है इस साइड और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस साइड, तो इसमें तो हम ये कहेंगे वर्क नहीं हुआ। लेकिन अब देखो इसमें ये जो फोर्स लग रहा है, अगर यहाँ पे हम ऐसा माने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो ये फोर्स लग रहा है ऐसे, ठीक है, इस डायरेक्शन में, तो ये फोर्स है, ये फोर्स जैसे यहाँ से यहाँ तक हम जा रहे हैं, फोर्स लग रहा है ऐसे, तो ये फोर्स आगे की तरफ भी लग रहा है और ऊपर की तरफ भी लग रहा है। तो आगे की तरफ मतलब कि ये फोर्स है, ये फोर्स ऐसे लग रहा है, तो इसका मतलब ये जो है लाइन ये ऊपर की तरफ भी जा रही है और साथ साथ आगे भी जा रही है, तो आगे मतलब इसका इस साइड कुछ ना कुछ इफेक्ट है और ऊपर की तरफ भी इफेक्ट है, ठीक है। एग्जांपल देखो फिर से कि ये फोर्स लगा इस साइड, जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे खींच रहे हैं, तो ऐसे जब हम उसको खींचते हैं तो वो पार्टिकल ऊपर भी आने की कोशिश करता है, साथ साथ आगे भी चलता है। क्यों चलता है, क्योंकि हमने फोर्स ही ऐसे लगाया कि फोर्स का इफेक्ट
जैसे इसको हम मान लेते हैं एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, जैसे हमारा एक्सिस सिस्टम होता है, तो इसका मतलब ये हो गया फोर्स एक्स एक्सिस की तरफ लग रहा है और वाई एक्सिस की तरफ लग रहा है। तो हमें तो एक्स एक्सिस का ही चाहिए, क्योंकि हमें फोर्स चाहिए कौन सा, जो डिस्प्लेसमेंट की या डायरेक्शन का है। तो ऐसे जो ये फोर्स यहाँ पे लग रहा है, ये फोर्स है, और इस साइड क्या कर रहे हैं हम, डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें वर्क डन, जैसे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन तो ये होना चाहिए कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो फोर्स की साइड होना चाहिए। तो इसमें फोर्स तो इस साइड और ये किस साइड हो, डिस्प्लेसमेंट इस साइड, तो इसके बीच में एंगल हो गया। तो एंगल अगर हो गया तो हम वर्क डन क्या लिखेंगे, एफ एस कोस थीटा। अगर मान लो ऐसे होता है, ऐसे होता है कि जैसे हमने ये एक पार्टिकल रखा, इसके ऊपर फोर्स लगाया ऐसे, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट हुआ इसी साइड, तो हम क्या लिखते हैं उस फॉर्मूला, वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कोस, एंगल कितना है इसके बीच में, 0, क्योंकि फोर्स उस साइड और डिस्प्लेसमेंट साइड, देखो फोर्स उस साइड डिस्प्लेसमेंट 0 एंगल। और ऐसे होता है फोर्स इस साइड और डिस्प्लेसमेंट साइड, एंगल कितना हो गया 90। ऐसे होता है, देखो फोर्स हम लगाते हैं ऐसे और डिस्प्लेसमेंट मान लो ऐसे हो रहा है, तो उसके बीच में एंगल कितना हो जाता है 90। तो यहाँ पे क्या पुट करते हैं 90। अब देखो ये थीटा है, कोस थीटा, ये 10th क्लास में आता है वैसे मैथ में, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा मतलब हम देख लेते हैं क्या होता है। यहाँ इसका डायग्राम भी बनाना कि ये फोर्स तो लग रहा है ऐसे, और ये यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन, उसके बीच में एंगल है थीटा, ये है पॉइंट इस पॉइंट के ऊपर। तो वर्क डन कितना होगा, एफ एस कोस थीटा। एफ हम पहचानते फोर्स होता है, एस क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, और कोस थीटा, थीटा देख क्या होता है एंगल। सबसे पहले तो एंगल क्या होता है, एंगल दो लाइन के बीच में कितना इंक्लाइनेशन है उसको क्या बोलते हैं एंगल। जैसे ये 30 डिग्री हो गया, ठीक है, ऐसे जैसे ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है। तो ये तो पढ़े हुए हमने एंगल के बारे में। तो एंगल क्या होता है, अब जस्ट यहाँ पे थीटा है तो ये सिंबल हो गया उसका, जैसे हम यहाँ लिख लेते हैं 30 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल, तो हम यहाँ पे क्या देंगे कि थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। देखो जैसे लेंथ 5 मीटर, तो उसको हम क्या लिख देते हैं, एल इज इक्वल टू 5 मीटर। वेट सॉरी मास है अगर है 5 kg तो क्या लिख देते हैं, एम इज इक्वल टू 5 kg। तो एक्चुअल तो क्वांटिटी कौन सी है, वो मास है, लेकिन ये इसका सिंबल है। तो ऐसे ही ये थीटा क्या उसका सिंबल है, ठीक है, ग्रीक लेटर है, ये ग्रीक लेटर है, जैसे ग्रीस के अंदर यूज करते हैं, जैसे हमारे इंडिया के अंदर यूज करते हैं ABCDEFG, ऐसे तो वो यूज करते हैं अल्फा बीटा गामा थीटा, ये ऐसे उनके होते हैं लेटर। तो वो लेटर लिया है थीटा। तो ये थीटा क्या है, एक तरह से सिंबल है ये थीटा, THETA। तो ये हमें ध्यान रखना है, थीटा इज इक्वल टू, तो थीटा क्या है एक तरह से एंगल है, और एंगल की वैल्यू हम पहचानते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है, ये हम पहचानते हैं एंगल। तो ये थीटा का मतलब तो एंगल है, लेकिन कोस का मतलब क्या है तो वो हम इसमें समझते हैं कोस का मतलब क्या है। तो देखो हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर, जैसे हमारी जो सरफेस है, जैसे हम जो हमारी जमीन है अर्थ को देखते हैं तो वो क्या है, ऐसे है, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। और उसके ऊपर बिल्डिंग, पेड़, ठीक है, पोल, ये सब क्या है वर्टिकल। तो ये होगी डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल, और ये कौन सी डायरेक्शन होगी, वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है। जैसे हम फर्श देख रहे हैं तो फर्श क्या है, प्लेन है, तो वो तो होगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और उसके ऊपर हम खड़े हैं तो वर्टिकल खड़े हैं, पेड़ खड़ा है वर्टिकल है, पोल खड़ा है वर्टिकल है, ठीक है, दीवार है वर्टिकल है। तो ये सब चीजें क्या होती है वर्टिकल। तो दो डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होती है। तो अब जैसे एक हमने ट्राइंगल पढ़ी हुई है, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है, जिसमें एक एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, तो उसमें एक एंगल होता है 90 का, ठीक है। ये भी हमने पढ़ रखा है कि ये तो होगी वर्टिकल डायरेक्शन और ये हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो इसके बीच में एंगल कितना होता है 90 डिग्री। जैसे मान लो दीवार खड़ी है तो वो तो हॉरिजॉन्टल होगी फर्श तो, और उसके ऊपर जो वो खड़ी है दीवार वो क्या है, उसके 90 डिग्री एंगल। जैसे कमरे की देखते हैं तो फर्श ऐसे है और उसके ऊपर ऐसे वो खड़ी दीवार, फर्श तो ये होगी ऐसे और उसके ऊपर ऐसे खड़ी दीवार, तो इनके बीच में एंगल कितना होगा 90, क्योंकि एक तो ये ऐसे सरफेस और एक ऐसे दीवार का सरफेस है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। तो ये डायरेक्शन होगी हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल। अब इसको बोलते हैं हम राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, राइट एंगल जो होते हैं ट्राइंगल को बोलते हैं परपेंडिकुलर, और ये जो होता है हॉरिजॉन्टल इसको बोलते हैं हम बेस, और ये जो लाइन इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और इसको एच ले लेते सिंबल, इसका पी ले लेते हैं, इसका बेस ले लेते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम हमने ये पढ़ी हुई क्या है,
कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, इतना हमने पढ़ रखा है ये। तो यहाँ पे हम क्यों यूज कर रहे हैं, इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारी दो डायरेक्शन मेन होती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल मतलब हमारी अर्थ सरफेस, और वर्टिकल उसके ऊपर कोई भी चीजें, पोल और या हम खड़े हैं, दीवार खड़ी, वो सब क्या है, वर्टिकल होती है। तो हॉरिजॉन्टल और जो होती है डायरेक्ट उसको बोलते हैं बेस। जब राइट एंगल बनाते हैं ट्राइंगल तो वो तो हो गया बेस, और ये हो गया परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर के एक एंड से लेके बेस के दूसरे एंड को जब हम मिलाते हैं तो लाइन बनती है हाइपोटेन्यूज। और पाइथागोरस फॉर्मूला पढ़ते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, ये इतना हम पहचानते हैं। अब देखो इसमें ये साइड के जो है, यहाँ पे साइड के जो रेशियो है, ये जैसे ये था परपेंडिकुलर और ये था बेस और ये था हाइपोटेन्यूज। तो इसमें साइड के रेशियो, जैसे इन तीनों साइड के रेशियो, जैसे h अपॉन बी कर देंगे, p अपॉन बी कर देंगे, या h अपॉन p कर देंगे, तो उसका एक वो बनता है रेशियो। तो यहाँ पे साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा होता है किस किस का रेशियो, p अपॉन h का। और कोस थीटा जो होता है, थीटा तो क्या है, थीटा तो मतलब कोई ना कोई एंगल, ये है एंगल थीटा। जैसे ये एंगल कितना बना, जैसे ये हाइट और ऊंची हो जाती तो एंगल ऐसे बढ़ता जाता। हाइट मतलब इतनी होती तो ये एंगल इतना से बनता, और हाइट बढ़ती तो एंगल ये और बढ़ता, और हाइट बढ़ती तो एंगल और बढ़ता। तो ये हाइट के ऊपर ये एंगल करता है डिपेंड। तो ये एंगल हमने मान लिया थीटा। थीटा क्या होता है, एंगल का सिंबल, कुछ भी होती है इसकी वैल्यू 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री होने पड़ रखा है। तो साइन थीटा होता है वो किस किस का होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का। कोस थीटा होता है परपेंडिकुलर, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो। और एक होता है टेन थीटा। तो टेन थीटा होता है किसका रेशियो, ये p अपॉन बी का, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का। तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, इसके लिए जैसे याद करने की ट्रिक है, ये p b p h h b और s c p। देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। जैसे p अपॉन h साइन थीटा, b अपॉन h कोस थीटा, और p अपॉन b टेन थीटा। देखो ये रहा p अपॉन h साइन थीटा, तो p अपॉन h साइन थीटा, b अपॉन h कोस थीटा, यहाँ पे उसका c आ गया, और p अपॉन b टेन थीटा, तो उसका t आ गया। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, ऐसे याद करना है। तो ये कोस थीटा का मतलब ये हो गया, कोस थीटा किसका होता है रेशियो, कोस थीटा एक तरह से हम बोल सकते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर तीन साइड होते हैं। कोई भी ट्राइंगल उसके अंदर तीन साइड होते हैं। तो राइट एंगल जो होती है ट्राइंगल, उसमें एक एंगल होता है 90 डिग्री। तो उसमें जो तीन साइड होती है, एक को बोलते हैं हम परपेंडिकुलर, एक को बोलते हैं बेस, और एक को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। तो उन तीनों साइड का कुछ रेशियो होता है जिनको हम साइन कोस और टेन थीटा बोलते हैं। साइन कोस टेन बोलते, थीटा मतलब एंगल हो गया, कितना एंगल बन रहा है। तो साइन थीटा किस किस का होता है रेशियो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का। कोस थीटा किसका होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का। और टेन थीटा किसका होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का। तो ये होता है कोस थीटा। ठीक है, तो कोस थीटा जैसे थीटा की वैल्यू कुछ होगी। अब बारी आती है कि इनकी वैल्यू क्या क्या होती है। तो वैल्यू भी हमें इसमें याद रखनी, वो यूज हो। कुछ एक क्वेश्चन है जिनके अंदर यूज होती है। तो देखो, एंगल जो हमारे होते हैं, एंगल होते हैं जैसे 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब जैसे साइन थीटा, साइन की वैल्यू, ठीक है, थीटा नहीं, इसमें हम साइन ही रखते हैं, ये थीटा रख लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू। तो साइन थीटा, थीटा की वैल्यू जब 0 होगी तो साइन होता है 0, मतलब साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ, और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ऐसे ही कोस थीटा, तो कोस 0 की वैल्यू होती है 1, कोस 30 की होती है वैल्यू √3/2, और कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, और कोस 60 की वैल्यू होती है हाफ, और कोस 90 की 0। देखो अपोजिट है इसके, यहाँ 0 हाफ 1/√2 √3/2 1। इसमें क्या है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 √3/2 1/2 1/2 और 0। इसका मतलब हो गया साइन थीटा और कोस थीटा दोनों की वैल्यू अपोजिट होती है, मतलब उसमें तो क्या है, वैल्यू बढ़ रही है। ये कैसे, ये थी 0 फिर हाफ होगी, इसमें क्या है 1 और फिर ये कम होती जा रही है।
तीसरी tan थीटा, तो tan थीटा tan 0 के ऊपर होता है 0, tan 30 के ऊपर होता है 1/√3, और tan 45 के ऊपर इसकी वजह होती है 1, और tan 60 पे इसकी वजह होती है √3, और tan 90 पे ये अनडिफाइंड है, मतलब इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, अनडिफाइंड। तो हमें तो इसमें ये याद रखना है cos थीटा की वैल्यू, ठीक है, ये हमारी यूज होगी। तो वर्क डन के लिए मैंने बताया कि वर्क डन कब होगा, जब डिस्प्लेसमेंट फोर्स की उसमें हो डायरेक्शन, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कुछ एंगल है तो हम वर्क डन इससे निकालेंगे एफ cos थीटा। एफ क्या है फोर्स और एस क्या है डिस्प्लेसमेंट, थीटा क्या है एंगल की फोर्स और एस के बीच में। अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हुई तो cos 0 1 पुट कर देंगे, 30 डिग्री हुई तो √3/2 पुट कर देंगे, 45 हुई तो 1/√2, 60 हुई तो 1/2 और 90 है तो 0। तो ये हमें इसमें ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो इसमें वर्क डन में ये तो हो गया वर्क का फॉर्मूला। तो सबसे पहले हमने यहाँ डेफिनेशन पढ़ी, एक जैसे एग्जांपल ले लेते हैं इसमें। देखो एग्जांपल कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने फोर्स लगाया 20 न्यूटन और उससे डिस्प्लेसमेंट हो उसका 10 मीटर, मतलब 20 न्यूटन फोर्स लगा 10 मीटर और डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल रखा हमने 60 डिग्री। तो ऐसे है देखो कि एक पार्टिकल ये है तो उसका डिस्प्लेसमेंट तो हुआ ऐसे और फोर्स लगाया हमने ऐसे, दोनों बीच में एंगल कितना हुआ 60 डिग्री। तो वर्क डन कितना होगा, तो इसमें सिंपल वर्क डन इक्वल टू एफ एस कोस थीटा, वर्क डन इक्वल टू एफ कितना है 20, ठीक है, एस कितना है 10 और कोस थीटा कितना है 60 डिग्री। तो वर्क डन इक्वल टू 20 × 10 और कोस 60 की वैल्यू अभी हमने देखी टेबल में कितनी होती है हाफ होती है, 10 × 10 100, यह एक वर्क डन। अब 100 क्या, तो वो उसकी यूनिट देखते हैं। तो एसआई यूनिट क्या होगी इसकी, एसआई यूनिट होती है इसकी जूल, ये साइंटिस्ट के नाम पे है, साइंटिस्ट को ऑनर देने के लिए, ठीक है। तो ये 100 जूल हो जाएगा कि हमने कितना काम किया है 100 जूल, ठीक है। तो ऐसे इसमें तो एसआई यूनिट क्या है, वैसे देखो क्या बनेगी फोर्स की न्यूटन और इसकी क्या होती है डिस्प्लेसमेंट मीटर, और कोस थीटा कोई यूनिट नहीं होती। जैसे अभी हमने देखा cos 60, तो cos 60 मैंने क्या पुट की हाफ, हमने कोई यूनिट नहीं लगाई मीटर केजी वगैरह, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती cos थीटा। तो फोर्स की न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट मीटर, तो क्या क्या बनी इसकी यूनिट न्यूटन मीटर। लेकिन जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि वर्क डन हम काफ़ी यूज़ करते हैं कि हमने ये काम किया वो काम किया, इसलिए इसके लिए अलग से ही हमने बना दी यूनिट साइंटिस्ट के नाम पे। तो उसकी यूनिट क्या बनी जूल बनी, ठीक है। तो ये होगी जूल, ऐसा यूनिट होगी इसकी जूल। उसके बाद इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी है, इसके लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ वैल्यू से ही पता चल जाता है कि हमने कितना काम किया। तो उसमें हमें ये नहीं बताना पड़ता कि उसकी डायरेक्शन क्या है। तो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो इसमें ये चीज़ें ध्यान रखें। तो ये हो गया वर्किंग के बारे में कि एक तो पहले वर्क की डेफिनेशन, फिर वर्क का फॉर्मूला, फिर वर्क की यूनिट, और इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, मतलब इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, इट हैज़ नो डायरेक्शन बट वर्क हैज साइन। वर्क का साइन होता है कि पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन और जीरो वर्क डन, ठीक है। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे टाइप ऑफ वर्क। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये जो पॉइंट है इसके अगला है टाइप। वर्क की कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन वर्क का साइन होता है कि जैसे हम ये बोल सकते हैं पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन, जीरो वर्क डन, ऐसे। तो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ वर्क। तो टाइप्स ऑफ वर्क, 3 टाइप का वर्क होता है। टाइप्स ऑफ वर्क, तो ये होता है 3 टाइप का। पहला पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क क्या होगा कि व्हेन एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बीच में एंगल जो हम ले रहे हैं थीटा, इज एक्यूट,
मतलब जो थीटा ले रहे हैं वो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 90 से कम। 90 से कम वाले एंगल क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। व्हेन एंगल बिटवीन फोर एंड डिस्प्लेसमेंट इज एक्यूट देन वर्क डन इज पॉजिटिव। उस टाइम कहेंगे वर्क डन क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, थीटा वैल्यू लेस देन 90 होनी चाहिए, मतलब 0, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 90 तक कितनी वैल्यू हो, 90 से नहीं होनी चाहिए, 90 से कम होनी चाहिए। तो वर्क डन आएगा, वो आएगा क्या आएगा, पॉजिटिव वर्क डन आएगा। उसका सिंबल हमेशा साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। उसके बाद है नेक्स्ट नेगेटिव वर्क। तो इसमें एंगल ऑब्ट्यूस होगा। तो व्हेन एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बीच में एंगल ऑब्ट्यूस हो, इज ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस मतलब थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से अगर ज़्यादा होगा, देन वर्क डन इज नेगेटिव। तो वर्क डन होगा नेगेटिव। तीसरा जीरो वर्क डन, क्योंकि देखो हमने यहाँ पे वैल्यू इसकी क्या कह दी, 90 से कम, 90 से ज़्यादा। 90 होगी तब क्या हो जाएगा, वर्क डन 0। तो व्हेन एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज, व्हेन एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री देन वर्क डन इज 0। वर्क डन कितना हो, 0। क्यों, क्योंकि cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, FS cos थीटा। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू हमने पुट कर दी 90, तो cos 90 कितना हो गया, 0। तो वर्क डन कितना हो गया, 0। ऐसे जब थीटा का वैल्यू हम पुट करेंगे लेस देन 90, लेस देन 90 क्या आता है, जैसे 0 डिग्री पुट कर दिया तो क्या होगी, cos 0 1, वर्क डन पॉजिटिव। cos 30 पुट किया, कितना होता है, √3/2, मतलब पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो कितनी पुट करो cos की वैल्यू, 90 से कम, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। 90 से अगर ज़्यादा पुट करेंगे तो cos की वैल्यू क्या हो जाती है, वो नेगेटिव हो जाती है, इसलिए वर्क डन क्या आता है, नेगेटिव। और जब 90 होगी तो वर्क डन क्या हो गया, 0। तो ये होता है वर्क डन के टाइप। अब पॉजिटिव वर्क डन का मतलब ये है कि जैसे हमने साइकिल है उसके ऊपर फोर्स लगाया और उसी साइड फोर्स लगा, उस साइड उसका हो गया डिस्प्लेसमेंट, तो हम कहेंगे पॉजिटिव वर्क डन। क्यों, क्योंकि एंगल कितना हुआ, 0 लेस देन 90। तो हम क्या कहेंगे, हमने कितना वर्क डन किया, हमने पॉजिटिव वर्क डन किया। अब साइकिल चल रही है, हमने उसको पीछे ऐसे खींच लिया, तो एंगल हुआ कितना, साइकिल चल रही थी आगे, डिस्प्लेसमेंट हमने फोर्स किस साइड लगाया, इस साइड लगाया, तो एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। कि फोर्स तो हम लगाए इस साइड पीछे की तरफ और उसको साइकिल चल रही थी आगे की तरफ, तो एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। तो 180 मतलब ग्रेटर देन 90। तो हम क्या कहेंगे, हमने कैसा काम किया है, नेगेटिव वर्क डन। और जीरो वर्क डन का एग्जाम्पल क्या है, ये है, इसके ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स के कारण वर्क डन निकालेंगे। तो देखो हम इसको लेके चल रहे हैं इससे, तो अब ग्रेविटेशन फोर्स तो किस साइड लग रहा है, नीचे, और डिस्प्लेसमेंट किस साइड और आगे, तो एंगल कितना हो गया, 90। तो हम कहेंगे वर्क डन बाई ग्रेविटेशन फोर्स इज 0। इसलिए मैंने बताया था कि वर्क डन के आगे ये भी इसमें लिखा होगा कि किस मतलब एजेंट ने काम किया है। जैसे अब यही है, इसी की बात कर रहे हैं, तो हम इसको ऐसे आगे की तरफ धकेल रहे, ऐसे सपोज करो इसको ऐसे आगे धकेल रहे, तो हमें कहेंगे वर्क डन बाई मी, जो मैंने काम किया वो क्या है, पॉजिटिव वर्क डन। क्यों, क्योंकि फोर्स लगा उस साइड और डिस्प्लेसमेंट किस साइड है, उसी साइड, तो एंगल कितना हो गया, 0 विच इज लेस देन 90। तो इसलिए क्या कहेंगे, पॉजिटिव वर्क डन हुआ है। लेकिन वर्क डन बाई ग्रेविटेशन फोर्स हम क्या कहेंगे, कि वो तो इस साइड लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ, एंगल कितना 90, तो कितना होगा, डन 0। इसलिए वर्क डन के आगे ये स्टेटमेंट होगी कि वर्क डन बाई विच फोर्स या विच एजेंट, कि वर्क डन बाई ग्रेविटेशन फोर्स है या वर्क डन बाई और कोई भी फोर्स हो गया, टेंशन का फोर्स हो गया, जैसे हमने पढ़ा था सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, तो कौन सा फोर्स है वो, तो फोर्स जब होगा लिखा तो हम उसमें ये देखेंगे कि एंगल कितना है। तो एंगल 90 से कम है तो पॉजिटिव, 90 से अगर ज़्यादा है तो नेगेटिव, और 90 है तो एंगल, तो उसमें वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। तो ये वर्क डन के बारे में। अब इसके अंदर एक चीज़ रहेगी कि 1 जूल वर्क डन हम किसको कहेंगे, डेफिनेशन ऑफ 1 जूल वर्क डन।
डेफिनेशन ऑफ 1 जूल। तो वर्क डन का फॉर्मूला है Fs cos थीटा। तो ये 1 जूल कब बनेगा कि फोर्स जब हो जाए कितना 1 न्यूटन, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाए 1 मीटर, और एंगल कितना हो जाए 0, क्योंकि cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1। इसका मतलब ये हो गया कि हमने एक ऑब्जेक्ट लिया और उसके ऊपर कितना फोर्स लगाया 1 न्यूटन, और उसका डिस्प्लेसमेंट हमने कितना करवा दिया 1 मीटर, ठीक है, और किस डायरेक्शन में, फोर्स की उसमें डायरेक्शन, क्योंकि एंगल कितना हो जाएगा फोर्स की डायरेक्शन में 0, तो 0 एंगल हो जाएगा, तो cos 0 वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो यहाँ पे वर्क डन कितना हो गया 1, और फिर 1 है और cos 0 वैल्यू 1, तो वर्क डन की वैल्यू कितनी आई 1 जूल, ठीक है। तो 1 जूल वर्क डन की ये डेफिनेशन होगी कि 1 जूल हम किसको कहेंगे कि जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाए कितना 1 न्यूटन, और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना कर दें 1 मीटर, और किस डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन में। तो अब लिखते हैं डेफिनेशन ऑफ 1 जूल वर्क डन। व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन प्रोड्यूसेस ए या क्रिएट्स है, 1 न्यूटन क्रिएट्स है डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक। और डायरेक्शन ऑफ फोर्स हमने इसलिए लिखा क्योंकि थीटा का कितनी हो जाए 0 डिग्री, क्योंकि फोर्स उस साइड लगा और डिस्प्लेसमेंट उस साइड, थीटा कितना हो गया 0 इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देन वर्क डन इज सेड टू बी वन जूल। उस टाइम हम कहेंगे वर्क डन कितना हुआ है 1 जूल हुआ है। तो ये होगा 1 जूल की डेफिनेशन। तो दिस इज ऑल अबाउट वर्क, ठीक है। तो वर्क के बारे में हमने जो पढ़ा है वो इसमें आ गया। तो अब इसके क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन में बस यही है, फोर्स की वैल्यू दे रखे हो, डिस्प्लेसमेंट की और थीटा की वैल्यू, तो बस वो पुट करनी है और वो पुट करके देखना है। तो इसकी एक्सरसाइज दी हो, उस एक्सरसाइज की क्वेश्चन करना, जो क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। थैंक यू।